वेलकम बैक फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस चैनल्स में और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो भी आज़ादी है उस आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी क्या क्या बदलाव आया वो देख रहे थे। उसमें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा था, सर्विस सेक्टर देखा था, पॉपुलेशन देखा था। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पोवर्टी, मतलब कि गरीबी। उसे देखते उसे शुरू करते। ओके, लेट्स स्टार्ट्स। इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। भारत की जो भी गरीबी है वो भारत की गरीबी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको एक बड़ा रीज़न ये दिखाएगा कि यहाँ पर हाई लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब कि निरपेक्ष रूप से यहाँ पर गरीबी जो है उसका प्रमाण ज़्यादा है। तो निरपेक्ष गरीबी की जो समस्या है वो समस्या इंडिया के अंदर मैक्सिमम है। थ्रू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन हैज़ डिक्लाइन ओवर ईयर्स, इट स्टिल कंसर्नेड हाई इन 1973 percentage 73-74% of population living below poverty line was 54.9%, which declined to 45.3 1994 to 37.2% in 2004-5 and further to 21.9% in 2011-12। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो दो तरह की गरीबी होती है, एक एब्सोल्युटली पोवर्टी और दूसरे रिलेटिवली। तो रिलेटिवली जो पोवर्टी होती है सापेक्ष गरीबी उसे कहते हैं, मतलब एक देश के अंदर कई लोगों के बीच में कंपेयर की जाती है और उसके आधार पर वो रिलेटिवली पोवर्टी जो है वो निकाली जाती है। बट इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जो एब्सोल्यूट पोवर्टी वो एब्सोल्यूट पोवर्टी मतलब पूरी निरपेक्ष गरीबी, कि जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं हो उस व्यक्ति को यहाँ पर क्या मानते हैं, एब्सोल्यूट पोवर्टी। जिसे फूड नहीं हो, क्लॉथ नहीं हो, रेसिडेंस नहीं हो वो। अब ये पॉपुलेशन की अगर आप परसेंटेज यहाँ देखते हो तो वो परसेंटेज आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ वर्षों से लगातार क्या हो रही, कम हो रही। 1973-74% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन वाज 54.9%। 1973-74 में अगर आप देखते हैं इंडिया के अंदर तो जो पॉवर्टी थी वो पॉवर्टी की जो परसेंटेज थे वो कितने थे, 54.9%, मतलब 1973-74 में 54.9%, विच डिक्लाइनेड टू 45.3% इन 1993-94, और वो 1993-94 में डिक्रीज होके रिड्यूस होके कितने हुए, 45.3% एंड 37.2% in 2004-2005 and further 21.9% in 2011-2012। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1973 से लेके 2011 की अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ था 54.9% और यहाँ हो गया 21.9%। मतलब जो पोवर्टी है उस पोवर्टी में इंडिया में काफ़ी लार्ज क्वांटिटी पे बड़े पैमाने पर डिक्लेन जो है, रिड्यूस जो है वो प्रमाण क्या हुआ है, कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम ये क्वांटिटी अगर देखते हैं, परसेंटेज को अगर देखते हैं तो अभी भी हमारी फॉरेन जो दूसरे कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्री है, उन कंट्री के हिसाब से अभी भी हम काफ़ी पुअर माने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब के बेरोजगारी। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो जो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चर मतलब क्या, जो ढांचागत बेरोजगारी या बेकारी है, ये बेकारी इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। इन 1951 33 लाख पीपल वेयर अनएम्प्लॉयड। 1951 में अगर देखोगे तो 33 लाख जो है वो 33 लाख लोग कैसे थे, अनएम्प्लॉयड थे। आज़ादी के ठीक 2 से 3 साल के बाद अगर आप देखोगे तो 33 लाख लोग जो है वो बेरोजगार थे। एंड अकॉर्डिंग टू NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है अपनी टेक्स्ट बुक में तो अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में सेक्शन बी में ये NSSO वाला जो सवाल है ये फुल फॉर्म में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSSO। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1999-2000 7.31% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड, विच इंक्रीजेड टू 8.3% इन 2004-2005। तो
1999-2000 के जो आंकड़े थे उसमें टोटल पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन में से 7.31% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड थे, जो बाद में 2004-05 में बढ़ के जो है वो आंकड़ा है वापस यहाँ पर कितना हो रहा है 8.2%। सो हाउ एवर दिस डिक्रीज टू 6.6% इन 2009-10, जबकि यही प्रमाण जो है ये 2009-10 में बेरोजगारी या बेकारी का प्रमाण घट के कितना हो गया 6.6%, फर्दर टू 5.6 इन 2011-12 इन द रूरल एरियाज। और वापस ये 2009-10 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें और भी कमी जो है वो कमी हुई है। 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 5.6% जो है वो 6% जितना वापस ये कम हो गया। सो द प्रोपरेशन ऑफ डिसगजेड अनएम्प्लॉयड इन द हायर डिसगजेड अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर। और इस तरह से अगर देखोगे तो भारत में अभी भी जो रूरल एरियाज है वहाँ में जो डिसगजेड अनएम्प्लॉयड है, मतलब जो प्रचंड बेरोजगारी हम कहते हैं वो ज़्यादा है। और इस बेरोजगारी को अगर आप देखोगे तो डिसगजेड होने के कारण एग्जैक्टली इसे माप सकते नहीं, इसका जो मापन होना चाहिए वो मापन सही तरह से हो पाता नहीं है, जिसे कहा जाता है डिसगजेड अनएम्प्लॉयड। डिसगजेड अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर 2 लोगों की आवश्यकता है वहाँ पर 3 लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर 2 लोगों की काम करने की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर तीसरा पर्सन भी ज़बरदस्ती काम कर रहा है तो वो माना जाता है डिसगजेड। और ऐसे लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है, और इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर नेशन से, यहाँ पर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो 12-15 लोग जाके काम करने लग जाते हैं, उसमें घर के फैमिली मेम्बर जो है वो भी काम करते हैं, हालांकि उन्हें कोई प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग करके दिखाते नहीं है। उसी की जगह अगर वो दूसरा कोई काम करे तो वहाँ पर उन्हें शायद कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो ये इस तरह से डिसगजेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरियस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसाइज मेजर्ड बाय इंडिकेटर्स। भारतीय लोगों को अगर देखोगे तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पर उनके देखा जाता है कि डेवलपमेंट कितना हुआ है, मतलब मानव विकास के आधार पर। सो लाइक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि सापेक्ष आयु, लिटरेसी, लिटरेसी मतलब शिक्षा, जेंडर रेशंस मतलब कि स्त्री पुरुष प्रमाण, एंड इन्फेक्ट मॉर्शली रेट एंड सो ऑन शो दैट इंडिया स्टैंड्स एट लोअर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप एजुकेशन के मामले में देखोगे या लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में देखोगे या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से अगर देखोगे तो इसके बेस पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इसे रिपोर्ट को तैयार करने वाले जो भी वितरक है वो इसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नेम से जानते हैं। तो वन सच इंडेक्स इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडियाज HDI इन 2000 वाज। देखिए भारत का जो HDI वो HDI 2000 में सन 2000 में 0.463 इन 2010 वाज 0.547, in 2012 was 0.554, in 2013 was 0.586. These measures on the HDI are considered very low. In 2013, India's rank was the 136 in the list of 187 countries, which obviously very low. तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कई कंट्रीज़ जो है वो कई कंट्रीज़ को यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया था कि कई कंट्रीज़ का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा देखा गया था कि उसमें एक क्राइटेरिया बनाया जाता है 0 से लेके 1 के बीच, मतलब 0 से लेके 1 के बीच के आंकड़े होते हैं। तो ये जो आंकड़े है उसमें देखो इंडिया का जो आंकड़ा है 2000 में 0.463 था, 2010 में अगर देखोगे तो 0.547, 2012 में 0.554, 2013 में 0.586। दिस मेजर ऑफ द HDI आर कंसिडर इज़ वेरी लो। तो जो 0.886 या 0.9 से ऊपर क्या होता है शायद वो HDI में ऊपर आते हैं। तो अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो HDI आर कंसिडर वेरी लो इन 2030। इंडियाज रैंक वाज द 136 इन अ लिस्ट ऑफ 187 कंट्रीज़। तो 187 कंट्रीज़ में अगर देखोगे तो 187 कंट्रीज़ में 136 जो है 136वां रैंक जो है वो इंडिया का आया था। मतलब काफ़ी इंडिया का जो भी HDI का रैंक है विच इज़ ऑब्वियसली वेरी लो, जो जबकि बहुत ही कैसा रहा है, काफ़ी लो जो है वो लो माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे
तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे सेक्टर जो है, बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है वो ग्रोथ किया भी है। सबसे पहला था एग्रीकल्चर सेक्टर्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, उसके बाद सर्विस सेक्टर, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके बाद पोवर्टी। हालांकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ नहीं माना जाएगा, लेकिन एक ह्यूमन सोर्स के तौर पर तो उसे हम ग्रोथ कह ही सकते हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट्स। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इतने टॉपिक हमारे यहाँ पर फिनिश होते। हमारा अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग, तो वो टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया जो है वो इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडिया जो है वो इंडिया एक विकास करने वाला देश है, विकासशील देश है। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर्स में या अगले ऑनलाइन वीडियो में। ठीक है। तो तब तक के लिए आज जो पढ़ाया आप वो रीड कीजिए, लर्न कीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। गुड बाय।